दोस्तों स्वागत है आपका प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज चैनल पर। आज की क्लास प्रोजेक्ट करंट अफेयर्स की होगी, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 26 to 30 डिस्कस करेंगे। आप पीडीएफ टेलीग्राम के चैनल प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज से प्राप्त कर सकते हो। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द फेथ फॉर अर्थ इनिशिएटिव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, 2017 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के द्वारा प्रारंभ की गई एक पहल है। एकदम ठीक बात है। इस पहल का लक्ष्य सतत विकास लक्ष्यों की सामूहिक रूप से प्राप्ति तथा विश्वास आधारित संगठनों के साथ साझेदारी करना है। यह भी ठीक है। इसमें सत्य कथन पूछा है, इसमें दोनों ही कथन ठीक है। इस पहल में द फेथ फॉर अर्थ इनिशिएटिव में दो ही बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। इसका टारगेट क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की सामूहिक रूप से प्राप्ति। सामूहिक रूप का मतलब सभी देश मिलकर के कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी वो में प्राप्त हो जाए। अब हम देख लेते, थोड़ी सी चर्चा कर लेते यूनेप के बारे में। संयुक्त राष्ट्र तंत्र के अंतर्गत ये एक वैश्विक पर्यावरणीय एजेंडे का निर्धारण करता है और पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक अग्रणी वैश्विक प्राधिकरण है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नैरोबी, केन्या में। इसके द्वारा दोस्तों कुछ रिपोर्ट रिलीज की जाती है। ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, अवर प्लेनेट, एटलस ऑफ चेंजिंग एनवायरमेंट और एमिशंस गैप रिपोर्ट। तो इसमें दो रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, एक उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट या एमिशंस गैप रिपोर्ट। देखते अगला क्वेश्चन। हाल ही में अबू धाबी में अंग्रेजी भाषा में भावना कला का प्रदर्शन किया गया। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहचान करनी है में असत्य कथन की। पहला कथन देखते हैं। भावना पौराणिक कथाओं पर आधारित एकल नाट्य शैली है, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा संगीत एवं नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें ध्यान रखना कि ये एकल नाट्य शैली नहीं है, ये एक सामूहिक नाट्य शैली है। इसमें 40 से 50 लोग सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं। एकल नाट्य शैली वो होती है जिसमें केवल एक व्यक्ति के द्वारा संगीत एवं नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। तो ये एक सामूहिक नाट्य शैली, तो इसलिए गलत हो जाएगा। इस नाट्य शैली में प्रयुक्त होने वाली एक विशिष्ट भाषा संस्कृत भाषा है। दोस्तों ये भी गलत है, क्योंकि विशिष्ट भाषा ब्रजावली है। और ब्रजावली क्यों अपनाई गई थी? ताकि आम जनता के आसानी से समझ में आ सके। और संस्कृत भाषा आपको पता है क्लिष्ट और जटिल भाषा है, आम जनता के आसानी से समझ में नहीं आती है। असम में वैष्णववाद के प्रवर्तक श्रीमद शंकरदेव के द्वारा इस नाट्य शैली का सृजन किया गया है। ये ठीक है। इसमें असत्य पूछा, 1 और 2 असत्य है। ए ऑप्शन ठीक है। देखो, भावना को ध्यान रखना अंकिया नाट नृत्य भी कहते हैं। इसका सर्जन किया गया था असम में वैष्णववाद के प्रवर्तक श्रीमद शंकरदेव के द्वारा। तो ये किसके प्रवर्तक थे? वैष्णववाद के। भाषा इन्होंने कौन सी अपनाई? ब्रजावली। क्यों अपनाई? आसानी से आम जनता के समझ में आ जाए। संस्कृत भाषा एक जटिल और क्लिष्ट भाषा है, आसानी से समझ में नहीं आती है। सामूहिक नृत्य है ये, जिसमें सामान्यतः 40 से 50 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो ध्यान रखना एकल नृत्य नहीं है, ये संवाद, संगीत और नृत्य, इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन है जिनका साथ में प्रदर्शन होता है। इसमें एक कॉन्सेप्ट है अग्निगढ़ का, वो देखते हैं। एक प्रकाश युक्त मेहराबदार पथ होता है जिसमें ये डांस करते हैं सामूहिक रूप से, उसको बोलते हैं मेहराबदार पथ, प्रकाश वाला अग्निगढ़। इसमें पारंपरिक वाद्य यंत्रों का यूज किया जाता है, नंगाड़ा, ताल, खोल इत्यादि। देखते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण कारा के संबंध में यह पूछा गया है। पहला कथन, यह गृह मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। दोस्तों ये सांविधिक निकाय तो है, लेकिन गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। यह महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय के अधीन। तो यह गलत हो गया। इस प्राधिकरण के द्वारा व्यवधान, डिसरप्शन एवं समापन, डिसोल्यूशन से संबंधित मामले दर्ज किए जाते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट चलते केंद्रीय दत्तक ग्रहण में, वो देखते हैं। ये स्टेटमेंट तो ठीक है कि इसके संबंधित मामले दर्ज किए जाते हैं। व्यवधान वो होता है कि जब गोद लेने वाले माता पिता एवं वो बच्चा जिसको गोद लेते हैं, उन दोनों के मध्य लीगल कार्यवाही से पहले ही वो अलग होना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं डिसरप्शन। और डिसोल्यूशन क्या होता है कि उन दोनों के बीच में लीगल कार्रवाई हो गई कि आज से आप इनके माता पिता हो इस बच्चे के, और वो बच्चा आपका है, और उस लीगल कार्रवाई के बाद में वो अलग होना चाहते हैं, तो उसे बोलते हैं डिसोल्यूशन। ठीक है। तो इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? लीगल कार्रवाई का, कि लीगल रूप से कार्रवाई होने के पहले ही अगर वो अलग होना चाहते हैं तो उसे बोल देंगे डिसरप्शन, और अगर लीगल कार्रवाई होने के बाद में वो अलग होना चाहते हैं तो उसे बोल देंगे डिसोल्यूशन। देखते हैं अगला कथन। यह प्राधिकरण देश के भीतर एवं देश के बाहर दत्तक ग्रहण की निगरानी एवं उसका रेगुलेशन करता है। देश के भीतर ठीक है और देश के बाहर भी ठीक है।
इसे पूछा क्या, सत्य कथन। तो इसमें सत्य कथन 2 और 3 है, बी ऑप्शन ठीक है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय कैसे, क्योंकि किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत इसका गठन हुआ था। यह भारतीय बच्चों के दत्तक ग्रहण के लिए नोडल निकाय के रूप में कार्य करता है। देश के भीतर एवं देश के बाहर दत्तक ग्रहण की निगरानी एवं उसके रेगुलेशन का काम करता है और ये डिसरप्शन डिसोल्यूशन संबंधी मामले दर्ज करता है। इसका कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया था। मेन इन दोनों में अंतर लीगल कार्रवाई से संबंधित है। लीगल कार्रवाई से पहले अगर माता पिता बच्चा अलग हो रहा है तो वो डिसरप्शन, और लीगल कार्रवाई के बाद अलग होना चाहते हैं तो डिसोल्यूशन। हेग एडॉप्शन कन्वेंशन 1993 ये दत्तक ग्रहण से संबंधित मामलों से बिलोंग करता है, तो ये 2003 में भारत ने इसको रेक्टिफाई कर दिया था। एक है केयरिंग्स, ये ई गवर्नेंस सॉल्यूशन है, यानी दत्तक लेने वाले माता पिता और दत्तक वाले जो बच्चे जिनको माता पिता की जरूरत है उनका एक केंद्रीकृत डेटा बैंक है। देखते अगला क्वेश्चन। स्टारलिंक नेटवर्क नामक परियोजना के संबंध में यह पूछा गया है। नासा के द्वारा यह परियोजना संचालित की जा रही है जिससे पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर इंटरनेट की पहुंच सुनिश्चित करने का टारगेट रखा गया है। पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर इंटरनेट की पहुंच सुनिश्चित करने का लक्ष्य तो ठीक है, लेकिन ये नासा के द्वारा नहीं संचालित है, बल्कि ये स्पेस एक्स नाम की एक यूएसए की कंपनी है, उसके द्वारा ये परियोजना संचालित की जा रही है, तो यह हो जाएगा गलत। इस योजना के तहत उपग्रहों की निम्न भूकक्षा में स्थापित किया जाएगा। लो अर्थ ऑर्बिट में इनको स्थापित किया जाएगा, ये ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस उनमें इनको स्थापित नहीं किया जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। तो असत्य पूछा इसमें, असत्य इसमें केवल एक है। देखो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है वो स्पेस एक्स के द्वारा संचालित किया जा रहा है और ये यूएसए की एक प्राइवेट फर्म है। इसका टारगेट क्या है, 12,000 ग्रहों की एक समूह है, 12,000 उपग्रहों का एक समूह है जिसको लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करना, ताकि पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर विश्वसनीय एवं कम लागत का इंटरनेट की पहुंच सुनिश्चित हो सके। आज भी तकरीबन 4 बिलियन ऐसे लोग हैं जिनके पास में इंटरनेट नहीं है, उनके पास में विश्वसनीय और कम लागत का इंटरनेट नहीं है। इस वजह से स्पेस एक्स फर्म है जो ये प्रोग्राम संचालित कर रहा है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये निम्न भूकक्षा में स्थापित होंगे 12,000 उपग्रह। तो लो अर्थ ऑर्बिट इसमें इंपॉर्टेंट है, जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी में वो नहीं होंगे, जबकि सुविधाजनक तो जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस में रहते हैं, लेकिन वहां पर सही मायने में थोड़ा सा डेटा ट्रांसफर में डिले होता है, तो इसलिए लो अर्थ ऑर्बिट में इनको स्थापित किया जाएगा। देखते हैं अंतिम क्वेश्चन। हाल ही में दिल्ली में 6th हिंद महासागर संवाद इंडियन ओशियन डायलॉग का आयोजन किया गया। इसके संबंध में ये पूछा गया है। इसमें पहचान करनी है हमें सत्य कथन की। पहला कथन, यह भारत एवं आसियान देशों के मध्य हिंद महासागर के संबंध में आर्थिक एवं रणनीतिक संवाद करने का एक प्रमुख मंच है। देखो इसमें आसियान देश सारे शामिल नहीं है, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। यह एक ट्रैक 1 वार्ता है जिसके तहत विभिन्न देशों के अधिकारियों के द्वारा एक मंच पर आर्थिक एवं रणनीतिक मुद्दों की चर्चा की जाती है। यह ट्रैक 1 डायलॉग नहीं है। 3 तरह के डायलॉग होते हैं। एक तो होता है ट्रैक 1 जिसमें केवल किसी भी देश के अधिकारीगण शामिल होते हैं। एक होता है ट्रैक 2 जिसमें जो गैर अधिकारी होते हैं, पत्रकार हो गए या कोई व्यवसाय संगठन हो गया, सोशल संगठन हो गया या फिर कोई एनजीओ हो गए, तो इस तरह के जो गैर अधिकारीगण होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। तो दोस्तों ये हिंद महासागर संवाद 1.5 डायलॉग है जिसके तहत अधिकारीगण और गैर अधिकारीगण दोनों शामिल होते हैं। तो ध्यान रखना ये कौन सा, ट्रैक 1.5। तीसरा स्टेटमेंट, यह हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA के द्वारा संचालित की जाने वाली एक प्रमुख पहल है। यह ठीक है, तो इसमें हो जाएगा केवल 3, बाकी 2 शुरू के गलत थे। हिंद महासागर संवाद इंडियन ओशियन डायलॉग किसकी पहले, IORA की, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। इसमें ध्यान रखना इसमें 22 कंट्री इसके सदस्य देश है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें एशियन कंट्री भी आते हैं और अफ्रीकन कंट्री भी आते हैं, और देखो ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये नहीं कि 22 के 22 में याद हो, इसमें 2 बातें याद करनी है। एक तो अलग अलग महाद्वीप के देश इसमें शामिल है, और दूसरा आसियान देश जो 10 देश है वो 10 के देश इसमें शामिल नहीं है। तो देखो इसमें केवल ये 4 ही देश शामिल है आसियान की तरफ से, तो ये बात इसमें इंपॉर्टेंट है। और ये ट्रैक 1.5 डायलॉग है। इसका मतलब क्या है, अधिकारीगण और गैर अधिकारी दोनों इसमें शामिल है, और बाकी आर्थिक और रणनीतिक मुद्दों की इसमें चर्चा की जाती है। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।